हेलो बच्चों। अब हम अपने सेकंड चैप्टर का जो हमने फर्स्ट क्लास की थी प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल वाले, तो हमने 5 सिद्धांत कर लिए थे। अब उसी में आगे बढ़ाते हैं। अब हम तो छठा सिद्धांत है कि व्यक्तिगत हित को छोड़कर, यानी कि व्यक्तिगत हित के स्थान पर संस्था के हित या फिर सामान्य हित को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, या जो कर्मचारी के जो कर्मचारियों के जो ऊपर प्रबंधक हैं, या फिर ये समझ लीजिए जो संस्था के मालिक हैं, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लो लेवल मैनेजमेंट, तो वो अपने हितों को छोड़कर संस्था को बढ़ाने के काम में लगे। केवल अपना फ़ायदा ना देखें, जहाँ पे संस्था का फ़ायदा हो सकता है, जो सामान्य फ़ायदा है उसकी ओर ध्यान दें। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी कर्मचारी अथवा कोई भी प्रबंधक अपने फ़ायदे को छोड़कर या अपने फ़ायदे के स्थान पर संस्था को फ़ायदा पहुंचाए, ऐसी उसकी नीयत होनी चाहिए। केवल अपने फ़ायदे को देखते रहना, ऐसी नीयत अगर रखेंगे तो संस्था कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई परचेज़ मैनेजर है और परचेज़ मैनेजर का, जैसे बुक वाला ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई परचेज़ मैनेजर है और वो जिससे रॉ मटेरियल ख़रीदता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा है 1 पीस एट द रेट ऑफ 1000, मतलब एक पीस को ख़रीदने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1000 रुपये है, और वो हर महीने उसी से ही प्रोडक्ट ख़रीदता है, यानी कि जिस व्यक्ति से वो प्रोडक्ट ख़रीदता है वो उसे 1000 रुपये में दे रहा है। तो परचेज़ मैनेजर ने पर मंथ एक एक पीस 1000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। अब वो लाखों की तादाद में पीसेस खरीद रहा है, और जिससे वो पीस खरीदता है वो उसका कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा का लड़का है या फिर कोई दोस्त है। और जबकि वही मार्केट में, यानी कि जिस पीस को वो एक पीस 1000 रुपये में ख़रीद रहा है, मार्केट में वही पीस आराम से 910 रुपये 920 रुपये के हिसाब से और उससे बेटर क्वालिटी में मिल जाएगा। तो 80 से 90 रुपये पर पीस की कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है और क्वालिटी भी थोड़ी सी लो है। और ऐसा कि वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, क्योंकि वो उसका जान पहचान वाला है, और इसमें उसका भी बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है और सोशल बेनिफिट भी है। लेकिन व्यक्तिगत हित का तो फ़ायदा हो रहा है, उसके खुद का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन संस्था पर पीस के हिसाब से 80 से 90 रुपये नुकसान में जा रही है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत को गलत साबित किया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक मैनेजर, अगर वो मैनेजर अपने हित को छोड़ करके संस्था के हित को देखेगा, तो वो उस व्यक्ति से सामान नहीं खरीदेगा। और किससे सामान खरीदेगा? मार्केट में जो और सेलर बैठे हुए हैं उनसे सामान खरीदेगा, बल्कि उनसे बार्गेनिंग भी करेगा, मोल भाव करेगा। तो हो सकता है जो 920 रुपये या 910 रुपये पर पीस मिल रहा है, हो सकता है 908 रुपये या 907 रुपये में मिले। तो संस्था को और अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो संस्था को नुकसान पहुंचाएगा। तो व्यक्तिगत हित को छोड़ देना चाहिए, संस्था के हित को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था हमारा छठा सिद्धांत। 7वां सिद्धांत देखते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, घरेलू आय कैलकुलेट करते हैं, तो कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसको हम व्यय विधि के अंतर्गत, आय विधि के अंतर्गत जोड़ते थे। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो भी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है उसे हम कर्मचारियों को पारिश्रमिक कहते हैं। सैलरी में और भी जो भत्ते वगैरह मिलते हैं, उन्हें मुफ्त भोजन, मुफ्त खाना और मुफ्त वर्दी, ठीक है, आने आने का जो भी किराया वगैरह मिलता है, वो सब के सब कर्मचारियों के पारिश्रमिक में जुड़ते हैं। खैर, मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सीधा सिंपल ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों को जो भी सैलरी मिलती है वो उनका कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। लेकिन कर्मचारियों को कम से कम इतनी सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन स्तर चला सके, अपना डेली का खान पान कर सके, अपने परिवार को पाल सके। यानी कि उनकी आजीविका कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार कम से कम इतनी सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए जिससे कोई भी कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू वेज एक्ट है। यानी कि लेबर एक्ट जो बना हुआ है, वेज एक्ट जो बना हुआ है, उसके अनुसार कर्मचारी को पारिश्रमिक मिलता है। लेकिन उससे कम देना ये नैतिकता की दृष्टि से भी गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है। क्योंकि अगर आप उसको उसकी योग्यता के अनुसार अगर मिनिमम वेज से भी कम दे रहे हो तो ये उसके हिसाब से पूरी तरह से न्याय सिद्ध नहीं है, ये उसके साथ गलत माना जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? कर्मचारी को पारिश्रमिक के सिद्धांत के अनुसार
जो फियोल ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि कर्मचारियों को कम से कम इतना वेतन ज़रूर दिया जाना चाहिए, इतना पारिश्रमिक ज़रूर दिया जाना चाहिए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और ठीक प्रकार से रहन सहन हो पाए। तो ये हमारा था 7वां सिद्धांत। अब बात करते हैं 8वें सिद्धांत की। ये है केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको समझ लेते हैं, ये है क्या? ये हम सब लोग कर्मचारी हैं, ये बीच में बैठा हुआ है कंपनी का मालिक या उच्च स्तर के प्रबंधक, चाहे वो एक हो चाहे पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। चलिए मैं कंपनी के मालिक की बात कर लेता हूँ। तो ये जो कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, इसके आसपास जितने भी कर्मचारी हैं ये सबको ऑर्डर दे रहा है, और अगर किसी ने कोई सुझाव दिया तो उसको लात मार के भगा दिया। लात मार के भगाने का मतलब लात नहीं मार रहा, लेकिन उसकी बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। तो जब केंद्र के अंदर ही सारी पावर हो, मतलब सारी बातें केवल कौन चला रहा है, सारे ऑर्डर केवल कौन दे रहा है, केंद्र के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति या एक सिचुएशन, मतलब वो किसी की नहीं सुन रहा, सब उसकी सुने, ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है उसको बोला जाता है केंद्रीकरण। केंद्र में शक्ति का होना, केंद्र में शक्ति का होना, पावर का होना, यानी कि पावर केवल कहाँ पर है? केवल सेंटर में, कि केवल केंद्र में है और कोई शक्ति का धारण करने वाला नहीं है। और विकेंद्रीकरण में क्या होगा? केंद्र में भी शक्ति है, बाहर भी शक्ति है, यानी कि ये लोग भी अपनी बात बोल सकते हैं, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकता है, मतलब इधर से उधर सबके पास पावर है, सबके पास अपने लेवल की पावर है। मतलब ये नहीं कह रहा कि अगर कोई कर्मचारी है तो पूरी कंपनी को वो चला रहा होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन केंद्र में जो शक्ति थी इसने अपने अधिकारों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया, इन लोगों ने अपने अधिकारों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया, इन लोगों ने अपने अधिकारों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो केंद्र के अंदर यानी कि जो कंपनी का जो मालिक है उसने अपने अधिकार कितने लोगों को दे दिए? 4 लोगों को या 5 लोगों को। परचेज करने का अधिकार परचेज मैनेजर को दे दिया, सेल करने का अधिकार सेल मैनेजर को दे दिया, लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार HRM मैनेजर को दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, पैसे के संबंधित जो भी अधिकार थे वो फाइनेंस मैनेजर को दे दिया, और प्रोडक्शन करने का अधिकार प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया। तो 5 लोग ये हो गए। सारा काम ये नहीं देख रहा, इसने अपने अधिकार इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब निगरानी रखेगा, लेकिन फिर भी परचेज़ करने से संबंधित जो भी अधिकार है उसमें बीच में ये टांग नहीं अड़ा रहा कि भाई परचेज़ करने का जो भी काम है अभी तुम करो। अब ये जो परचेज़ मैनेजर है इसने अपने अंडर में 3 लोग रखे हुए, इसने अपने अधिकार थोड़े थोड़े इसको और इसको ट्रांसफ़र कर दिए कि भैया रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो ये करेगा, अगर फिनिश गुड्स परचेज़ करने तो ये करेगा, अगर वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स परचेज़ करने तो ये करेगा। सेल करने वाले ने भी अपने अधिकार इस तरह से आगे ट्रांसफ़र कर दिए, फाइनेंस वाले ने भी अपने अधिकार इस तरह ट्रांसफ़र कर दिए। इसी तरह से मतलब सब लोगों ने अपने अधिकार आगे ट्रांसफ़र कर दिए। इसने भी जो अपने अधिकार थे आगे 10 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए, इसने भी जो अपने अधिकार है आगे 10 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए। तो जब इस तरह से शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि शक्ति एक जगह ना रह करके, पावर एक जगह ना रह करके आगे की ओर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है विकेंद्रीकरण। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हुई और साथ साथ अधिकार भी ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस चीज़ को बोला जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्र कर देना, डिसेंटर कर देना। सेंटर का अपोजिट होता है डिसेंटर, तो सेंटर के अपोजिट में जाकर के जब शक्ति को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अधिकारों को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पावर को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। और जब सारे के सारे अधिकार केवल ये रखे कि भाई जो भी परचेज़ करेगा मेरे बिना कुछ नहीं होगा, जो भी सेल करेगा यानी कि अगर एक प्रोडक्ट भी बिका तो मेरे बिना नहीं होगा। फाइनेंस में अगर एक भी किसी व्यक्ति को चेक दिया जा रहा है या कहीं से पेमेंट प्राप्त हो रही है तो मेरे पूछे बिना एंट्री नहीं होगी। तो जब इस तरह की चीज़ हो जाए तो उसे बोला जाता है केंद्रीकरण। ध्यान रखना, केंद्रीकरण थोड़ी सी लो लेवल की सोच वाले व्यक्ति रखते हैं और विकेंद्रीकरण हाई लेवल की कंपनियों में, हाई लेवल की सोच वाली कंपनियों में मिलेगी। लेकिन अब बात आती है इस सिद्धांत के अनुसार, इन दोनों का मीनिंग तो बताया गया है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये भी बात बताई गई है कि केवल, ध्यान से सुनना, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है
केवल केंद्रीयकरण या केवल विकेंद्रीकरण ही संस्था के लिए उचित नहीं है। मतलब ना तो पूरी तरह से केंद्रीकरण होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दोनों का मिला जुला स्वरूप ही संस्था को आगे बढ़ा सकता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि अगर संस्था के लिए मतलब मान लीजिए कि व्यवसाय का विस्तार करना है, एक कंपनी और खोलनी है, कंपनी के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, कंपनी के लिए क्या नीति होनी चाहिए, तो अगर इस प्रकार के निर्णय लेने हैं तो वो तो किसके माध्यम से लेने चाहिए? केंद्रीकरण के माध्यम से। यानी कि जो कंपनी का मालिक है केवल वही निर्णय ले, कंपनी के जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं केवल वही निर्णय ले इस बारे में कि कंपनी का विस्तार कैसे करना है, एक कंपनी की जगह 3 कंपनियां कैसे खोलनी है, अगले साल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या गोल रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे, उस उद्देश्य को बनाने के लिए या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नीतियाँ होंगी। तो ये किसके अंतर्गत होना चाहिए? केंद्रीकरण के अंतर्गत। लेकिन अगर क्या माल खरीदना है, कितना माल बेचना है, किस प्रकार से माल बेचना है, किसको छुट्टी देनी है, किसको नियुक्त करना है, किसको नौकरी से निकालना है, इस संबंध के जो छोटे मोटे निर्णय हैं ये किसके माध्यम से लेने चाहिए? विकेंद्रीकरण के माध्यम से। यानी कि इस अवस्था में विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया जा सकता है, जबकि व्यवसाय के विस्तार के बारे में हो, कंपनी के उद्देश्य के बारे में हो, कंपनी की नीतियों के बारे में जो निर्णय लेने हैं वो केंद्रीकरण के माध्यम से ही अपनाया जाना चाहिए। तो ये था हमारा 8वां सिद्धांत। 9वां सिद्धांत देखते हैं, व्यवस्था तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत। व्यवस्था मतलब हर चीज ऑर्डर में हो, ठीक है। ऑर्डर, क्रमबद्धता का मतलब भी वही होता है, व्यवस्था का मतलब भी वही है, या व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता बोल सकते हैं इसको। मैं अथवा लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत मतलब जो भी चीज़ें हैं या जो भी व्यक्ति हमारी फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जिस जगह होना चाहिए वहीं पर ही हो। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है? बिल्कुल समझिए इस बात को कि भैया अगर परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अलग से एक डिपार्टमेंट बना होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट, वहीं पर ही काम करें। यानी कि वैसे जाने को कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति या बैंक वाले या सरकार की कोई नुमाइंदे आकर के फैक्ट्री में अपना चेक करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति परचेज डिपार्टमेंट में ही नज़र आने चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी के जो अकाउंट्स बनाने वाले लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट, ऑफिस वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ होना चाहिए, वो वहीं पर ही काम करते हुए नजर आए। कंप्यूटर रखा हुआ होना चाहिए, अकाउंट्स की बुक्स रखी होनी चाहिए, लेजर, जर्नल और जो टैली वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं, उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होने चाहिए। और उसको काम करने वाले लोग जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, डिप्टी मैनेजर ऑफ अकाउंट्स, वो सारे के सारे व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे के सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही बैठ करके काम करें। इस सिद्धांत का ये मतलब है। फैक्ट्री के लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नजर आए, फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कहाँ पे नजर आने चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो मशीनरीज वगैरह हैं वो स्टोर में नहीं रखी होनी चाहिए, वो कहाँ होनी चाहिए? प्रोडक्शन करने की जगह पर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर। कच्चा माल कहाँ पर होना चाहिए? स्टोर के अंदर, और स्टोर बिल्कुल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में होना चाहिए, ये नहीं कि वो परचेज डिपार्टमेंट के पास है। अगर परचेज डिपार्टमेंट के आसपास भी एरिया है तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर मशीनरी यहाँ पर है तो लोग भी इसके आसपास होने चाहिए, और अगर लोग यहाँ पे हैं तो मशीनरी भी आसपास होनी चाहिए। और लोग और मशीनरी यहाँ पर हैं तो जो रॉ मटेरियल है जिसकी सहायता से माल बनेगा या जिसका माल बनेगा वो भी आसपास ही होना चाहिए। तो हर एक जगह पर जहाँ जिस सामान को होना चाहिए वो सामान वहीं पर ही हो। हर व्यक्ति को जहाँ पर होना चाहिए उसके लिए जो निर्धारित जगह है वो व्यक्ति वहीं पर ही हो। जैसे आप लोग अपने स्कूल में भी देखते हो कि प्रिंसिपल सर का अलग से एक कैबिन है, तो जब भी अगर किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल सर से मिलना है तो वो यहीं पर ही आकर के मिलेगा। वाइस प्रिंसिपल सर का अपना एक अलग सा कैबिन है, वाइस प्रिंसिपल सर यहाँ मिलेंगे।
अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफिस वो अलग से एक केबिन है या अलग से एक रूम है, तो वो ऑफिस का डिपार्टमेंट है। 12th कॉमर्स की अगर किसी बच्चों से मिलना है या उसके टीचर से मिलना है तो वो कहाँ मिलेंगे? 12th कॉमर्स की क्लास में। 6th वाले बच्चों से अगर मिलना है तो वो कहाँ मिलेंगे? 6th A या फिर 6th B में मिलेंगे। अगर किसी लैब में मिलना है तो लैब में भी अगर केमिस्ट्री के लैब में मिलना है या केमिस्ट्री के लैब के सर से मिलना है और उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट चाहिए तो वो केमिस्ट्री की लैब में ही मिलेंगे। ये थोड़ी ना कि केमिस्ट्री लैब वाले जो इक्विपमेंट है या जो वहाँ पे केमिकल्स रखे हुए हैं वो 12th कॉमर्स में आकर के रख दिए जाए और फिर रोज़ उठा करके वहाँ रखे जाए, तो इस तरह से बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाएगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए क्या बताया हुआ है कि हर एक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए और वो वस्तु वहीं पर ही होनी चाहिए। पहली बात, हर एक के लिए एक निर्धारित जगह हो, और वो दूसरी बात कि वो वस्तु अथवा व्यक्ति उसी जगह पर रहे। इस सिद्धांत के अनुसार ये बात बताई गई है। तो आज 9 तक हमने पढ़ा है कि भाई अपने सेल्फिशनेस को छोड़कर संस्था के लिए सोचो। अपनी सेल्फिशनेस को छोड़कर संस्था के लिए इसका मतलब कि अपना जहाँ पे फ़ायदा हो उसको छोड़ करके संस्था का जहाँ पे फ़ायदा हो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब कि कर्मचारियों को कम से कम, मतलब ये नहीं कि अपनी कंपनी लुटा दो, पूरा का पूरा कर्मचारियों में बांट दो, ये नहीं कह रहा मैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब कि कम से कम कर्मचारियों को इतना पारिश्रमिक जरूर मिले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। जब संस्था केवल एक व्यक्ति के हाथों में ही रहे तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। जब शक्ति को आगे की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सभी लोगों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन इस हेनरी फ्योली कहते थे कि पूरी तरह से ना तो केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए, ना ही पूरी तरह से विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। इन दोनों का मिला जुला स्वरूप ही संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सिद्धांत तो अभी हमने पढ़ाई है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, हर एक व्यक्ति तथा हर एक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए तथा वह व्यक्ति और वह वस्तु उस निर्धारित जगह पर ही हमेशा होनी चाहिए। तो ये थे 9 के 9 सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।